मन की बात का 82वां एपिसोड। पीएम मोदी बोले, वैक्सीनेशन कैंपेन को मिली बड़ी सफलता, लौह पुरुष को भी किया नमन। रविवार को भारत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेस ऑफ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में छठी बार आपस में भिड़ने को तैयार है दोनों टीमें। श्रीनगर से जम्मू पहुंचे अमित शाह, राजनीतिक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। जोरावर ऑडिटोरियम में करेंगे युवाओं को संबोधित। लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 4.2 तीव्रता। आर्यन ड्रग्स केस में एनसीबी के गवाह ने किए चौंकाने वाले दावे। 18 करोड़ में डील होने की बात सुनी थी, एनसीबी ने किया इनकार, बोले उचित जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ टीकाकरण अभियान ने इतिहास रच दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कोटि कोटि प्रणाम से संबोधन की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, 100 करोड़ वैक्सीन खुराक का आंकड़ा बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन इससे छोटी छोटी प्रेरक और गर्व से भर देने वाली अनेक अनुभव और उदाहरण जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा, लाखों हेल्थ वर्कर्स के परिश्रम की वजह से ही भारत 100 करोड़ वैक्सीन डोज का पड़ाव पार कर सका है। आज मैं हर उस भारतवासी का आभार व्यक्त कर रहा हूं जिसने सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान को इतनी ऊंचाई दी। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं, जहां वो रविवार को जम्मू में एक रैली को संबोधित करेंगे। शाह की जम्मू में आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहली रैली है। शाह को पहले भगवती नगर में रैली को संबोधित करना था, जिसमें करीब 1 लाख लोग शामिल होने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से अब यह रैली जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में होगी, जिसमें 2000 लोगों के बैठने की क्षमता है। ऐसे में भाजपा की बड़ी रैली करने का मकसद पूरा नहीं हो सका। इसी के साथ शाह उधमपुर और हंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेजों का नींव पत्थर भी रखेंगे। उसके बाद में अमित शाह IIT नगरोटा जम्मू में ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे और नए ब्लॉक का नींव पत्थर भी रखेंगे। जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, मैं इसमें ज्यादा आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब तक 40,000 से ज्यादा सब मिलाकर सेना, दहशतगर्द और नागरिक, सुरक्षाकर्मी, सेना सब मिलकर 40,000 लोगों की जान गई है। इसे हमें खत्म करना है या नहीं करना है? दहशतगर्दी और विकास दोनों एक साथ संभव है क्या? आप बताइए मुझे, संभव है? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। विकास की पहली शर्त है यहां शांति हो। और कौन इसको निकालेगा? सरकार निकाल सकती है क्या? ना भाई ना। सरकार तो प्रयास कर सकती है। दहशतगर्दी को निकालने का काम मेरे यूथ क्लब के आज मेरे सामने उपस्थित 45,000 युवाओं ने करना है, आप लोगों ने करना है। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर में स्थित राजभवन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि कश्मीर की शांति में कोई खलल नहीं डाल सकता। शाह ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को घाटी में आतंकवाद, परिवारवाद का अंत हो गया है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 रद्द होने के 25 महीने बाद यह शाह की पहली जम्मू कश्मीर यात्रा है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री का स्वागत किया। शाह यहां से सीधे जम्मू कश्मीर CID के शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचे। उन्होंने परवेज को श्रद्धांजलि दी और उनके घर वालों से मुलाकात भी की। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि इस राज्य में आरोपी ही नहीं, कई बार तो शिकायतकर्ता भी लापता हो जाते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगा चुके परमबीर सिंह कई जांच एजेंसी के बुलाने के बावजूद उनके सामने नहीं आ रहे हैं। परमबीर के लिए कहा जा रहा है कि वे देश छोड़कर रूस या यूरोप के किसी देश में जा चुके हैं। एंटीलिया विस्फोटक बरामदगी केस में भी NIA उनसे पूछताछ करना चाहती है। इसके अलावा उनके खिलाफ चांदीवाल कमीशन और CBI का पूछताछ का समन है। ठाणे पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। CM औरंगाबाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ के एनेक्सी इमारत के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे।
राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद अब दिन पर दिन डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं इस खतरे से निपटने के लिए दिल्ली सरकार हर तरह की कोशिश कर रही है। वहीं डेंगू के बढ़ते खतरे के बीच रविवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पिछले साल इस समय बहुत ज्यादा कोरोना था, इसलिए डेंगू के मामले कम थे। इस बार डेंगू के मामले 2019 के मामलों के बराबर हैं। पिछले 7 वर्षों में डेंगू के सबसे कम मामले 2019 में थे और इस बार डेंगू के मामले 2019 के बराबर चल रहे हैं। राजस्थान में 5,378 पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। आज दूसरे दिन प्रदेश के 23 जिलों में भर्ती परीक्षा के लिए 1,177 सेंटर पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जहां 7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे। इस दौरान जहां प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में नेट बंद रहेगा, वहीं भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए पहली बार मेटल डिटेक्टर से अभ्यर्थियों की जाँच की जाएगी। 2 दिनों तक चलने वाली परीक्षा में कुल 15,62,995 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए जहां पुलिस प्रशासन की टीम ने प्रदेश भर में सतर्कता और निगरानी बढ़ा दी है, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भी लगातार नकल पर नकेल कसने के लिए रणनीति पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में नजर आने लगा है। पश्चिमी राजस्थान में आज मौसम में बदलाव आ गया है। जोधपुर शहर में सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं। जोधपुर जिला के कापड़ा सहित कुछ क्षेत्रों में आज सुबह हल्की बारिश भी हुई। बादलों के कारण गुलाबी सर्दी का असर कम अवश्य हो गया है, लेकिन बादलों के छटते ही तापमान के नीचे जाने से सर्दी बढ़ने के आसार है। बेमौसम की इस बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वे फसल काट उपज लेने की तैयारी में है। ऐसे में कटी हुई फसल के खराब होने की चिंता सता रही है। मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया था कि 24 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। विभाग का अनुमान एकदम सटीक रहा। आज पाली और जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कुछ स्थान पर बारिश हो रही है। जोधपुर शहर में सुबह घने बादल छाए हुए थे। दिन चढ़ने के साथ बादल बिखरना शुरू हो गए। हालांकि अभी तक हल्के बादलों ने डेरा जमा रखा है। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में तय है कि आने वाले कुछ दिनों में उसका असर मैदानी इलाकों में भी नजर आना शुरू हो जाएगा। वहीं बादलों के छटते ही तापमान में गिरावट आने का अंदेशा है। देश के कुछ राज्यों में फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। बंगाल के साथ ही देश के कम से कम 3 राज्यों ने पिछले सप्ताह दुर्गा पूजा दशहरा के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बंगाल, हिमाचल और असम में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15,906 केस दर्ज किए गए हैं। इससे पहले शनिवार को 15,918 नए मामले सामने आए थे। हालांकि एक्टिव मामलों में लगातार गिरावट जारी है। पिछले एक दिन में कोरोना के सक्रिय मामले कम हो रहे हैं। राज्य में इस साल जुलाई के बाद से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों में बंगाल में दैनिक केस की संख्या 800 से अधिक हो गई है। इस सप्ताह मामलों में वृद्धि वाले अन्य 2 राज्य असम और हिमाचल प्रदेश है। बंगाल में इस सप्ताह संक्रमण में स्पष्ट वृद्धि हुई है। पिछले 7 दिनों में राज्य में 5,560 नए मामले सामने आए हैं। यह पिछले 7 दिनों की तुलना में 28.4% अधिक है। इसका मुख्य कारण दुर्गा पूजा और दशहरा है। वहीं चीन और रूस में कोरोना वायरस फिर से पैर पसारने लगा है। रूस में कोरोना महामारी कहर बनकर टूट रही है। शनिवार को आई रिपोर्ट में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है, जो महामारी के दौरान एक दिन की सर्वाधिक संख्या है। रूस में कोरोना की टास्क फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 37,678 नए मामले आए। सितंबर के अंत में दर्ज की गई दैनिक मृत्यु दर लगभग 33% अधिक है और पिछले महीने संक्रमण के मामलों में लगभग 70% की वृद्धि हुई। वहीं चीन में शनिवार को कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। बीजिंग में कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद अब दिन पर दिन डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं इस खतरे से निपटने के लिए दिल्ली सरकार हर तरह की कोशिश कर रही है। वहीं डेंगू के बढ़ते खतरे के बीच रविवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पिछले साल इस समय बहुत ज़्यादा कोरोना था, इसलिए डेंगू के मामले कम थे। इस बार डेंगू के मामले 2019 के मामलों के बराबर हैं। पिछले 7 वर्षों में डेंगू के सबसे कम मामले 2019 में थे और इस बार डेंगू के मामले 2019 के बराबर चल रहे हैं। कश्मीर घाटी में भारी बारिश और बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। कई जगहों पर सड़कों के टूटने और लोगों के फंसे होने की सूचना प्रशासन को मिल रही है।
अनंतनाग के सिंथन दर्रे पर फंसे लोगों को निकालने के लिए शनिवार देर रात बचाव अभियान शुरू किया गया। डीसी अनंतनाग को सिंथन दर्रे पर कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली। इसके बाद एसडीपीओ कोकरनाग के नेतृत्व में फंसे लोगों को निकालने के लिए टीम को रवाना किया गया। बर्फ से ढके पूरे इलाके और बेहद विषम परिस्थितियों में टीम 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फंसे लोगों तक पहुंची। इसके बाद राहत अभियान शुरू किया गया। मौके पर एक शव बरामद हुआ, जबकि दूसरे की मौत वापस लाने के दौरान हुई। अभियान के दौरान 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। उनका उपचार किया जा रहा है। दल में सेना, पुलिस और एसडीआरएफ तथा प्रशासन के लोग शामिल थे। उधर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, बर्फबारी से तापमान सामान्य से 16 डिग्री तक गिरने से एकदम ठंड बढ़ गई है। कटरा में सबसे ज्यादा 90 मिलीमीटर बारिश सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रिकॉर्ड की गई। जम्मू जिले में 82 mm बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार श्रीनगर में 35, कांजीकुंड में 66, पहलगाम में 62 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। वहीं इसी बीच कश्मीर में तेज शीतलहर के साथ जम्मू में भी ठंड बढ़ गई है। श्रीनगर में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 15 डिग्री गिरावट के साथ 6.6 डिग्री दर्ज हुआ है। कांजीकुंड में तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पहलगाम में दिन का तापमान सामान्य से 16.5 डिग्री कम होकर 1.3 डिग्री पहुंच गया है। गुलमर्ग में तापमान 0.2 डिग्री रहा। जम्मू में शनिवार को दिन का तापमान सामान्य से 13.4 डिग्री की गिरावट के साथ 16.6 डिग्री दर्ज किया गया। कटरा में तापमान में 11 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। यहाँ पर पारा 16.5 डिग्री पहुँचा है। अमेरिका के जॉर्जिया में फोर्ट वैली स्टेट यूनिवर्सिटी के पास शनिवार रात गोलीबारी हुई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग घायल हैं। पुलिस ने बताया कि ऑफ कैंपस पार्टी के दौरान शूटिंग की घटना हुई, जिसकी जांच की जा रही है। जिस व्यक्ति की मौत हुई वह फोर्ट वैली स्टेट यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं है। महाराष्ट्र में ठाणे के उल्लासनगर कैंप 5 इलाके में बीती रात एक इमारत की 5वीं मंजिल से कंक्रीट का स्लैब गिर गया। इसके मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है। मलबा हटाने का काम भी जारी है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से रविवार को छठे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। रविवार डीजल के दाम 34 से 38 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 35 पैसे बढ़े हैं। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपये से ऊपर उठ चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 107.59 रुपये जबकि डीजल का दाम 96.32 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 113.46 रुपये और डीजल की कीमत 104.38 रुपये प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल का दाम 108.11 रुपये जबकि डीजल का दाम 99.43 रुपये लीटर है। चेन्नई में भी पेट्रोल 104.52 रुपये लीटर है तो डीजल 100.59 रुपये लीटर है। बता दें कि हर सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के खतरे के बीच सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कसौली ने कैडिला जायकॉव डी वैक्सीन की 1.5 लाख डोज जारी कर दी है। इससे पहले संस्थान ने वैक्सीन के एक बैच यानी 1 लाख से अधिक डोज को जांच के बाद मान्यता दे दी थी। कंपनी अब इस वैक्सीन को देश के विभिन्न बाजारों में उतारेगी। खास बात यह है कि जायकॉव डी वैक्सीन 12 साल से लेकर सभी आयु वर्ग पर कारगर होगी। यह वैक्सीन बच्चों के लिए पहला और अब तक का तीसरा भारतीय टीका होगा। अब कंपनी की ओर से डीएनए आधारित कोरोना वैक्सीन के रिलीज हुए डोज बाजार में उतारे जाएंगे। यह 3 डोज वाला टीका है। पहली डोज लेने के 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज लेनी होगी। गौरतलब है कि बीते दिनों वैक्सीन के 4 बैच लैब पहुंचे थे। परीक्षण के बाद सीडीएल कसौली से लगभग 1.5 लाख डोज के 3 बैच रिलीज कर दिए गए। दूसरे चरण के लिए अन्य बैच पर परीक्षण शुरू हो गया है। सीडीएल कसौली ने बाकायदा अपनी वेबसाइट में इस बात की पुष्टि की। इससे पहले जायडस कैडिला कंपनी सीडीएल कसौली में क्लिनिकल ट्रायल के लिए बैच लगातार भेज रही थी। यह बैच परीक्षण में खरे उतरे, जिसके बाद कंपनी ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। मंजूरी के बाद कंपनी ने वैक्सीन में उतारने के लिए 4 बैच सीडीएल भेजे थे, जहां से अब 3 बैच को मंजूरी मिली है और कंपनी अब वैक्सीन को बढ़ाकर लगातार बैच जाँच के लिए भेजेगी।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक चलती बस में आग लग गई। बस में अचानक आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बस में आग रिद्धि सिद्धि चौराहे पर चलती बस में लगी। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक बस खिरनी फाटक से ट्रांसपोर्ट नगर जा रही थी। इस बस में कुल 28 यात्री सवार थे। इनमें पटवारी भर्ती परीक्षा के 20 अभ्यर्थी भी शामिल थे। सबसे पहले बाइक सवार ने बस के अगले हिस्से से आग निकलता देख बस के ड्राइवर को आग लगने के बारे में बताया। इसके बाद बस ड्राइवर ने बस को साइड में रोककर तुरंत सवारियों को उतारा। बस के अंदर से सभी सवारी उतरने के कुछ देर बाद ही अचानक से बस में तेजी से आग लग गई और पूरी बस जलने लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। डीजल टैंक तक आग नहीं पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया। वहीं सड़क किनारे धू धू कर जल रही बस को देखकर लोग हैरान थे। महज 5 मिनट में बस ने आग पकड़ ली और 10 मिनट में बस पूरी तरह से जल गई। आग की भयावहता इसी से लगा सकते हैं कि ड्राइवर बस में रखे अग्निशमन यंत्र तक भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से कई लोगों की जान बच गई।